आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कोनिजेटी रोशैया का हफ्ते की सुबह इंतकाल हो गया। मालूम हुआ है कि उनके घर पर उनकी नब्ज़ की शरह कम हो गई है और उन्हें स्टार अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने आज सुबह 5:30 बजे आखिरी सांस ली। वो 88 साल के थे। 4 जुलाई 1933 को गुंटूर जिले के वेमूरू में पैदा हुए थे। रोशैया ने कांग्रेस पार्टी से 1968 में कानून साज काउंसिल में कदम रखा। उन्होंने 1980 तक MLC के तौर पर काम जारी रखा। 2004 से 2009 के दौरान वो चिराला असम्बली हल्के से मुंतखब हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश असम्बली गैर मुनक़सिम में 16 बार बजट पेश किया। रोशैया, जिन्होंने रियासती कानून साज काउंसिल में तवील अरसे तक काम किया था, 3 दिसंबर 2009 को चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के 24वां चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किए गए। वो 24 नवंबर 2010 तक वज़ीर आला रहे। 21 अगस्त 2011 को उन्हें तमिलनाडु का गवर्नर मुकर्रर किया गया और 30 अगस्त 2016 तक खिदमात वहां पर उन्होंने अंजाम दी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रोशैया की मौत पर गम का इजहार किया और सूगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ वज़ीर आला व गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को ज़बरदस्त क़िरात पेश करते हुए कहा कि नहायत ही मिलनसार थे और वो कई एक ओहदों पर फायज रहते हुए बेहतर खिदमात उन्होंने अंजाम दी थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैदराबाद और रंगारेड्डी को हिदायत दी कि कल दोपहर 1 बजे उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करें और रियासत भर में सरकारी सतह पर के रोशैया की मौत का गम 3 दिन मनाया जाए। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मुहिम हफ्ते से बाकायदा तौर पर शुरू हो गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर यहाँ देहरादून में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इसके साथ ही 18,000 करोड़ रुपए की स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा जाएगा। मिस्टर मोदी के इस जलसे आम में 1 लाख लोगों की शिरकत का निशाना मुकर्रर किया गया था और उससे ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। उसके लिए गढ़वाल डिवीज़न के हर असम्बली हल्के से कारकुन जुमा की रात ही से देहरादून पहुंचना शुरू हो गए थे। इस बार बीजेपी ने भी 70 असम्बली हल्कों के साथ रियासत में कई रिकॉर्ड तोड़ने का हदफ रखा है। पार्टी ने इस बार 60 का हिंसा पार करने का नारा दिया है। उसके साथ ही एक पार्टी की जानिब से लगातार दूसरी बार हुकूमत बनाने का हदफ भी मुकर्रर किया है। ख्याल रहे कि उत्तराखंड में गुज़िश्ता 21 वर्षों में कोई भी पार्टी दोबारा हुकूमत नहीं बना सकी है। ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए
उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। भाइयों और बहनों, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में IAMC इंटरनेशनल सेंटर का हैदराबाद में क़याम अमल में लाने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि हैदराबाद सनती शोबे में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और मुस्तकबिल में हैदराबाद ग्लोबल सिटी में तब्दील होगा, क्योंकि हैदराबाद मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुन पर मबनी है और यहीं पर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के अलावा आलिशान होटल कायम हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर सनतें कायम हो रही हैं। इस तकरीब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने खिताब किया और इस तकरीब में रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और दीगर ने शिरकत की। Thank you very much, sir. Thank you very much. We should be happy that it is coming up now and in Hyderabad. Hyderabad is a very appropriate choice given its thriving IT and industrial sectors and best quality supporting infrastructure like airport and hotels. And our central location and excellent connectivity with the rest of the country and the world, Hyderabad has emerged as a global city in the recent past. The presence of several global Fortune 500 companies in Hyderabad is the testimony to it. Hyderabad is a multicultural, multilingual city for centuries. Further, with its moderate climate, Hyderabad is the best option to locate this center. I once again thank the Honorable Chief Justice of India, Sri NV Ramana Garu, for selecting Hyderabad to locate the International Arbitration and Mediation Center. I am aware that sometimes, due to various reasons beyond control, companies do end up facing contractual disputes and other forms of litigation with their suppliers, customers, or partners. Sometimes even the central and state governments become a party to such litigations. Practical experience of last so many decades show that due to a variety of structural reasons, including insufficient number of courts and judges, the litigation gets prolonged and adversely affect the functioning and balance sheets of the affected companies. Conflicts are many. Misunderstanding,
ego issues, trust and greed can lead to conflicts. Ultimately, small difference of opinions can lead to a big conflict, and even a big conflict can be resolved with some effort in understanding one another. If conflicts arise in our personal life, they can be resolved by avoiding the people you don't like, or you can choose to personal sacrifice of some property or money to get mental peace by satisfying the other person's ego. Sometimes you may choose the path of silence or even develop a philosophical attitude to some issues. Every day in our lives, we face conflicts, be it between family members or in our business or in professional life. वजीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने साबिक वजीर आला व गवर्नर के रोशैया की क़यामगाह पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोशैया की खिदमत को उन्होंने ज़बरदस्त खिदमत खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बताया कि रोशैया ने मुझसे 2006 में मेरी असम्बली में की गई तकरीर की सिताइश करते हुए कहा था कि उसी तरह सियासत में जद्दोजहद करेंगे तो मुस्तक़बिल में बेहतरीन सियासतदान बन सकते हैं। हरीश राव ने बताया कि के रोशैया को कौंसल हो या असम्बली या फाइनेंस मिनिस्टर हो या वजीर दाखिला या वजीर बरक़ी बेहतर तौर पर खिदमत उन्होंने अंजाम दी और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से भी उन्होंने मुख्तसर मुद्दत के लिए ही लेकिन बहुत बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। उनकी मौत से दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम का नुकसान हुआ है, हरीश राव ने कहा। దేశ చరిత్రలోనే 15 సార్లు ఒక రాష్ట్ర శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రత్యేకత రోషయ్య గారికే దక్కుతుంది। రాష్ట్రంలో వారు చేయని పదవి లేదు, పొందని గౌరవం లేదు। అందరు ముఖ్యమంత్రుల చేత కూడా వారు పనిచేసిన అందరు ముఖ్యమంత్రుల చేత కూడా మెప్పుబంది శభాష్ అనిపించుకున్నటువంటి నాయకుడు। ప్రతిపక్షాలను సైతం కూడా ఒప్పించగలిగి మెప్పించగలిగేటువంటి నేర్పరితనం, చక్కటి మాటలతో అందరినీ కూడా కన్విన్స్ చేసేవారు। వారు శాసన మండలి సభ్యుడిగా, శాసనసభ్యుడిగా, లోక్సభలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా, తమిళనాడు గవర్నర్గా, అనేక శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేసిన అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి। ఇవాళ స్వపక్షంలోనే కాదు విపక్షంలో కూడా తనకంటూ మిత్రులను, అభిమానులను సంపాదించుకున్నటువంటి అరుదైన నాయకుల్లో ఒకరు గౌరవనీయులు రోషయ్య గారు। 2004లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి కేబినెట్లో నేను పనిచేసే క్రమంలో ఆ రోజు శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రిగా, ఆర్థిక మంత్రిగా రోషయ్య గారు ఉండేవారు। మొట్టమొదటిసారిగా నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడి కూర్చోగానే వెనక్కి చూసి నన్ను దగ్గరికి పిలుచుకున్నారు 2004లో। చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పావు, తప్పకుండా నీకు భవిష్యత్తు ఉంది అని నన్ను దగ్గరికి పిలిచి భుజం తట్టి ఆ రోజులో ప్రోత్సహించినటువంటి వ్యక్తి। సో అట్లా వారితో అనేక సందర్భాల్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వారితో పాటు కలిసి మంత్రిగా పనిచేసే సమయంలోనైనా, ఉద్యమ సమయంలోనైనా వారితో అనేక సందర్భాల్లో కలిసే అవకాశం, వారితో మాట్లాడే అవకాశం దొరికేది। ముఖ్యంగా వారి హయాంలోనే, వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ జరిగింది। వారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే దేశ చరిత్రలో मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने साबिक वजीर आला व गवर्नर के रोशैया की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बताया कि उनकी मौत की इत्तला से उन्हें काफ़ी सदमा पहुंचा। उन्होंने के रोशैया के अफराद ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए बताया कि उनके गम में वो बराबर के शरीक हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि रोशैया ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की सियासत में 40 साल तक बरकरार रहते हुए कई ओहदों पर फायज रहे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर एक के साथ मिलनसारी के साथ रहते थे। किशन रेड्डी ने बताया उन्होंने के रोशैया से कई मरतबे कई अमूर पर तबादले ख्याल किया था। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर
YS जगन मोहन रेड्डी ने 4 हकीकी हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया और यादगारी तोहफे पेश किए, जिन्होंने तिरुचनापुर के करीब हालिया सैलाब में 30 लोगों की जानों को बचाया था। उन्होंने दूसरे दिन के दौरे के हिस्से के तौर पर जुमा को पडिपेटा में सैलाब से मुतासिरा इलाकों के दौरे के दौरान उन्हें यादगारी तोहफे पेश किए। 4 हीरो तिरुचना कांस्टेबल MVS प्रसाद और 3 शहरी हैं, जिनमें श्रीनिवासुलु रेड्डी, रेड्डियप्पा और मधु शामिल हैं, जिन्होंने तिरुचना और पेद्दीपेटा इलाके के दरमियान वाक़े रामकृष्णा रेड्डी नगर से 30 लोगों को बचाने में कांस्टेबल की मदद की। चीफ मिनिस्टर ने चंद्रागिरी के MLA शिव रेड्डी, भास्कर रेड्डी, अर्बन SP वेंकटा उप्पला नायडू और दीगर की मौजूदगी में उनकी बहादुरी पर थपकी देते हुए उन्हें यादगार तोहफे पेश किए। सैलाब से बचाए गए लोगों में विजय लक्ष्मी, अजय, अनुषा, अनुथा, सान्वेता, राजम्मा, सुशीला, कृष्णमूर्ति, गीता, कांचना, रंगारेड्डी, भाग्यम, श्रीनिवासुलु, श्रीदेवी, वेंकटा रेड्डी, रूपा किनी, महेश और दीगर शामिल हैं, जो पहले ही पडियाटा CM के शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हो गए थे। खलीज बंगाल में बनने वाले समंदरी तूफान जवाद को लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में खुसूसी चौकसी बरती जा रही है। समंदरी तूफान की वजह से बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश समेत कई मुल्हिका रियासतों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की तवक्को है। नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी अरब ने इस तूफान को जवाद का नाम दिया है। तूफान जवाद के पेश नज़र आंध्र प्रदेश की 3 अजला में 11 NDRF, 5 SDRF, 6 कोस्ट गार्ड और 10 मेरियन पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के नशेबी इलाकों से 54,008 लोगों को निकाला गया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा कि समंदरी तूफान जवाद का मरकज विशाखापट्टनम से 230 किलोमीटर जुनूब मशरिक में, गोपालपुर से 340 किलोमीटर जुनूब मशरिक में और पुरी से 410 किलोमीटर जुनूब मगरिब में और पारदीप से 490 किलोमीटर जुनूब में मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में 46 टीमें तैनात। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापत्रा के मुताबिक जवाद शुमाली आंध्र के ऊपरी खलीज बंगाल के मगरबी वस्ती साहिली की तरफ बढ़ रहा है। हफ्ते की सुबह तक ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के करीब पहुंच गया और इसके बाद शुमाल और शुमाल मशरिक की तरफ मुड़कर 5 दिसंबर को पुरी के साहिल से टकराएगा। खातून की जानिब से चप्पल से पिटाई पर बेइज्जती महसूस करते हुए एक शख्स ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या ज़िले सूर्यापेट के मोज़े निराडा वाणी में पेश आया। 50 साल उपैया 30 नवंबर को अपने मवेशियों को चराने के लिए ले गया। उस दौरान उसके मवेशी बुज्जी नामी खातून के खेत में दाखिल हो गए और धान की फसल खा ली, जिस पर उसने उपैया के साथ गाली गलौज की और उसे चप्पल से पीट दिया। खातून की इस हरकत पर बेइज्जती महसूस करते हुए उपैया ने घर आकर कीड़े मार दवा पी ली। उसे इलाज के लिए खम्मम के अस्पताल में शरीक किया गया, जहां उसकी आज मौत वाक़ हो गई। ट्रांसपोर्ट के वजीर पुवाड़ा अजय कुमार बर्फी गाड़ियों के फरोख पर हफ्ते को गोवा में मुनक्किद होने वाली एक आला सतही वजारत गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मरकजी वजीर भारी सनत के ज़ेर एहतमाम होने वाली मीटिंग में ट्रांसपोर्ट के वज़ीरा, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर हुकाम और सनत के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे। मरकजी भारी सनत के वजीर महेंद्र नाथ पांडे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के CEO अमिताभ कांत और हेवी इंडस्ट्री के सेक्रेटरी अरुण गोविल मीटिंग से खिताब करें, जबकि रियासतें ई-मोबिलिटी पर प्रेजेंटेशन देंगी। वजीर अजय ने मीडिया को फ़ोन पर मीटिंग के तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही रियासत में बर्फी गाड़ियों से मुतालिक एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है और 2020 से 2030 की मुद्दत के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए पॉलिसियों की ख्वाबकुशाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नई पॉलिसियाँ तैयार करेगी और जदीद पॉलिसियों के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी और इस्तेमाल के लिए मराहत फराहम करेगी। Launched the policy of EV policy 2030. Like other states, we took this policy for 10 years, and we have launched the policy with a lot of SOPs and exemptions and registration fee and
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।